नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा, आपके साथ। हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, स्वागत है आपका। आज की सबसे बड़ी खबर है भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुई ये ट्रेड डील, फ्री ट्रेड डील, जिसको प्रधानमंत्री ने और हमारे जो मेहमान यूरोपियन यूनियन से आए हुए थे, खासतौर पर यूरोपियन कमीशन की जो चेयरपर्सन हैं उर्सुला वॉन डेर और यूरोपियन काउंसिल के जो अध्यक्ष हैं उनकी बात, डी कॉस्टा जी, जिस तरह शब्दों में उन्होंने इस डील को आज बताया है, जैसे उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि माय डियर फ्रेंड नरेंद्र मोदी, वी डिड इट, वी डिलीवर्ड द मदर ऑफ ऑल डील्स, हमने कर दिखाया, ये दुनिया की सबसे बड़ी डील हम लोगों ने डिलीवर कर दी है। तो आप सब जानना चाहते होंगे कि इसमें ऐसा क्या खास है जिसको प्राइम मिनिस्टर मोदी भी और यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष भी वो मान रहे हैं कि एक बहुत बड़ा काम हुआ है। देवेंद्र, जैसे मोटे तौर पे बेसिक चीज़ समझें कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकॉनमी, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकॉनमी, ये दोनों इकॉनमी मिलके अगर ट्रेड डील कर रहे हो तो अपने आप में कितना बड़ी चीज़ होगी। दूसरी चीज़ कि अगर 200 करोड़ लोग ऐसे ट्रेड डील में जिसमें जुड़े हों, अगर भारत और यूरोप की दोनों की आबादी मिला दें तो 200 करोड़ होता है। तो 200 करोड़ लोगों के लिए जो ट्रेड डील हुई है वो अपने आप में कितनी बड़ी चीज़ होगी। तीसरी चीज़ का प्रोडक्ट और उन सारी चीज़ों के हिसाब से देखें तो लगभग 99% केसेज ऐसे हैं जहाँ पे भारत के लिए यूरोप में एक्सेस है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सौरभ, कि हमारे लिए एग्रीकल्चर और इस तरह की जो डेयरी जो सेंसिटिव जोन थे उसको हमने वैसे ही प्रिजर्व किया है, और उस सेंटिमेंट का ध्यान रखते हुए इस ट्रेड को ईयू ने भी किया है भारत के साथ। तो ऐसा ट्रेड डील जो कि आपके सेंटिमेंट के हिसाब से हो। ओवरऑल अगर आप देखें तो खास तौर पे जो लेबर इंटेंसिव जो अलग अलग सेक्टर हैं उसके लिए हमें बड़ा बाजार चाहिए था। वो बाजार सिर्फ इस लिहाज से नहीं कि आपका एक्सपोर्ट बढ़े, अगर लेबर इंटेंसिव कोई सेक्टर है तो उसमें आप समझ सकते हैं कि रोजगार के लिए कितनी बड़ी चीज़ें होती हैं। टेक्सटाइल है, लेदर वाले जो काम होते हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, इस तरह की चीज़ें। और उसमें एमएसएमई, भारत के एमएसएमई के लिए तो अब बहुत बड़ा बाजार, इतना बड़ा बाजार, और यूरोप अगर आपके लिए खुल रहा हो इस रूप में तो समझा सकते हैं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यूरोप के हिसाब से अगर समझें तो उन्हें मौजूदा परिदृश्य में खासतौर पे कोविड के बाद एकदम से ये बेचैनी हो रही थी कि ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन के ऊपर जिस प्रकार की निर्भरता है वो हमारी डिपेंडेंसी खत्म होनी चाहिए, और एक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के आधार पे कोई ऐसा सेटअप हो जो हमारे लिए, हम जिस पे डिपेंडेंट रहें। जैसे फार्मास्यूटिकल्स की बात कर रहे हैं, उस तरह के इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में भारत के लिए और यूरोप के लिए दोनों एक दूसरे के एकदम नेचुरल पार्टनर के तौर पर सामने नजर आएंगे। देखिए, और जो बातें उन्होंने कही हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेटेजिक और रिलायबल पार्टनर हैं, और ये रिलायबल पार्टनर जो है ये यूरोपियन कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने बार बार कई बार इस्तेमाल किया कि हम दोनों एक दूसरे के लिए भरोसेमंद पार्टनर्स हैं। उन्होंने कहा इट इज अ टेल ऑफ टू जायंट्स, ये दो दिग्गजों के बीच हुई डील है। और इसके बाद उन्होंने कहा कि विन विन पार्टनरशिप है ये हमारे लिए, हम दोनों देशों के लिए। और वो आप उन दोनों की जो मतलब प्रधानमंत्री की और यूरोपियन यूनियन के चाहे दोनों मेहमानों की बॉडी लैंग्वेज में भी आप जो है वो साफ साफ देख सकते थे। अब सीधी सीधी बात यह है, ट्रंप ने जो 50% टैरिफ लगाया था उसका नुकसान हमें उन्हीं सेक्टर्स में हो रहा था। बहुत ज़्यादा उतना नहीं जितना उस वक्त लग रहा था अगस्त में जब टैरिफ लगे थे, लेकिन थोड़ा बहुत भी सही तो है। वो उन्हीं सेक्टर्स में था जो सेक्टर्स अब यूरोप में हमारे लिए खुल जाएंगे। ये बात तो ठीक है। बिल्कुल सर, अब इसलिए बार बार इस बात को कहा जा रहा है कि आमतौर पे ये ट्रेड डील के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है कि स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक जोन में हम जा रहे हैं। मतलब वो सिर्फ इकोनॉमी का मसला नहीं है, स्ट्रेटजिक इकोनॉमिक जोन में जा रहे हैं। तो उससे समझा जा सकता है कि दोनों एक दूसरे को किस प्रकार से नेचुरल एलाई के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं। और वहाँ पर अमेरिका को लेकर जो समस्या थी, समझा जा सकता है कि यूरोप के अंदर भी अमेरिका को लेकर बहुत ज़्यादा शंकाएं हो गई थी। तो वहाँ पर एकदम से दोनों की तरफ से ये इमोशन आ गया था कि हमें ट्रेड डील जल्द से जल्द करना है, और फर्स्ट मूवर का जो एक एडवांटेज मोरली आप देते हैं। जैसे आप सोचें कि अमेरिका के जो लोग भारत के साथ ट्रेड डील में इन्वॉल्व हैं उनके लिए नेगोशिएशन अब कितना मुश्किल होगा जब ये कहा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील, कि हमने तो एक लाइन खींच दी कि भाई हम तो इस लाइन पे यूरोप के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं, हम एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बार्गेन कर पाएंगे। तो फिर आपको आना हो तो आओ, नहीं आना तो फिर आप वेट करोगे। तो वहां पर वो बहुत जरूरी था कि इकोनॉमी के लिहाज से सिर्फ नहीं, आपके अपने बार्गेन पावर में भी इस तरह के डील का एक पुश रहा है। हमारा इनका व्यापार भारत अमेरिका व्यापार से ज्यादा ही है शायद यूरोप से। निश्चित तौर पर अमेरिका में एक चीज था कि क्योंकि उनका परचेजिंग पावर बहुत हाई है, तो उस बड़े बाजार को आप एकदम से मतलब अपने तौर पर नहीं छोड़ोगे। और सिंपल सी सॉर्ट एक चीज होती है ना कि आप अपने ग्राहक नहीं छोड़ते हो। ठीक बात है, हमारा वो ग्राहक है अमेरिका, बट समस्या यह है कि ग्राहक का मिजाज बहुत ज्यादा खराब हो गया है, तो अपना मिजाज जब ठीक करके आएंगे तो उनके साथ हो जाएगा। लेकिन उस ग्राहक का मिजाज खराब होने से हमें जो नुकसान हो रहा था वो न सिर्फ ये यूरोप के साथ वो उस नुकसान की भरपाई होगी, बल्कि
उससे कई गुना ज्यादा संभावनाएं आगे के लिए खुलती ये उसको नजर आ सिर्फ रही हैं। ऑफसेट नहीं करेगा बल्कि उससे बहुत आगे जाएगा। बहुत आगे लेके जाएगा। आज अब दूसरी बात, अमेरिका इस डील का, जैसे आप कह रहे थे, अमेरिका के साथ जो डील पेंडिंग पड़ी हुई है, और बहुत से लोग कहते हैं कि उसमें केवल एक डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर की देरी है, वरना उसकी सारी निटिग्रिटीज जो है वो बातचीत हो चुकी है। आपको लगता है कि ये दबाव अब अमेरिका के ऊपर है कि भाई अब हमें भी आगे बढ़ना पड़ेगा? निश्चित दोनों चीजें में सौरभ, पहली बात तो ये कि इकोनॉमिक मामले में, ट्रेड के मामले में तो एक दबाव रहेगा ही रहेगा कि यूरोप और अमेरिका इस तरह से, यूरोप और इंडिया इस तरह से साथ आगे जा रहे हैं और हम पीछे रह गए, जबकि अमेरिका सबसे पहले ट्रेड डील भारत के साथ करने वाला था। दूसरी चीज की स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसा कि यूरोप के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी उनके अंदर अमेरिका को लेकर ग्रीनलैंड का इस प्रकार से मामला हुआ, एक शक और संदेह हो गया है। वहां पर अगर एक नया एक्सिस यूरोप और इंडिया बन रहा है, ये बात भी अमेरिका को कोई बहुत कंफर्टेबल करने वाली नहीं है, और वो जरूर वहां पर उन लोगों को अब दबाव महसूस होगा कि भारत के साथ हमें इस रूप में ट्रेड डील को लंबा खींचना नहीं चाहिए था और इतने टैरिफ नहीं लगाने चाहिए थे। नहीं, बात उनको चुभी तो है, क्योंकि उनके जो वित्त मंत्री का स्टेटमेंट आया स्कॉट बेसेंट का कि ये यूरोप जो है ये उस वक्त हमारे साथ नहीं आया जब हमने यूक्रेन की जंग रुकवाने के लिए भारत पर 25% का टैरिफ लगाया, क्योंकि इनको भारत के साथ आगे भविष्य में ट्रेड डील करनी थी। तो वो उन्होंने उसको एक चुभते हुए लहजे में इस पूरी ट्रेड डील को लिया है। लेकिन ठीक है, पिछले एक साल में कम चुभने वाली बातें अमेरिका ने भारत के लिए भी जो है वो नहीं की हैं। इससे आगे देखिए, अब आप कनाडा के प्रधानमंत्री के मार्च में भारत के दौरे की बातचीत की जा रही है, और वहाँ उनकी विदेश मंत्री की शायद बातचीत हुई भी है भारतीय विदेश मंत्री से। कनाडा भी अपने आप में एक बड़ी इकोनॉमी है, और कनाडा को भी वही झटके दिए हैं ट्रंप ने जो उन्होंने यूरोप को या हमें दिए। और इनफैक्ट मुझे लगता है कि कनाडा को तो थोड़ा ज्यादा ही इस रूप में दे रहे हैं कि उनको एम्बेरसमेंट भी दे रहे हैं वो। गवर्नर बोल रहे हैं उनको। हाँ, और अलग स्टेट कर लेंगे, अपना एक एक स्टेट बना लेंगे, अपना आधिपत्य बना लेंगे। तो ये सारी चीजें तो उनके लिए तो बहुत खराब है कनाडा के लिए। और कनाडा लगातार भारत की तरफ देख रहा है कि अगर यहाँ पर उनको चाइना के साथ वो उस रूप में कंफर्टेबल नहीं वो हो ट्रंप सकते, होने भी नहीं देंगे। और किसी भी दूसरे देशों को देखें ना, खासतौर पर यूरोप और वेस्टर्न कंट्रीज के, तो चाइना उनका नेचुरल पार्टनर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस डेमोक्रेटिक वैल्यूज उनके एकदम एसेंस में है, उनके कोर, कोई भी बात वो करते हैं तो स्टार्टिंग उनका होगा डेमोक्रेटिक सेटअप के आधार पे। वो ऑफर उनको भारत ही कर सकता है कि एक तो भारत कनाडा की अनबन की बातें अब बहुत पुरानी हो गई, अब एकदम से दिख रहा है कि वो पीछे जाएंगी। और वो तो जब पिछले वहां के हटे तो उसके बाद से ही वो उत्साह में आके, जस्टिन ट्रूडो उत्साह में आके सब कुछ ज्यादा बोल रहे थे। ये तो जब से आए आप देखें तो फर्स्ट डे से इन्होंने अपना कोर्स करेक्शन शुरू कर दिया है और लगातार उस दिशा में आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आगे उसका फायदा ट्रेड में भी देखने को मिलेगा। मार्च में जब दौरा होता है तो समझा जा सकता है कि उस दौरे से पहले ऑलरेडी होमवर्क चल रहा है उसमें कि हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं उसमें, बायलैटरल और क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ये सारा काम जो है ये पिछले एक साल का ही है, मतलब ये एंगेजमेंट। बिल्कुल सर। और ये टैरिफ लगने से पहले से चल रहा था या उसके बाद तेजी से हुआ है? टैरिफ के बाद तेजी बहुत ज्यादा आई है। जैसे अलग अलग सेक्टर के हिसाब से देखें तो जैसे ही यूएस ने पहला टैरिफ लगाया था सौरभ, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उन सारे मंत्रालय के मंत्रियों और सेक्रेटरीज की एक बैठक बुलाई थी जिस पर यूएस के साथ टैरिफ वॉर को लेके जिस पे असर पड़ना था। और पहली मीटिंग में उन्होंने ये कहा था कि आप अपने अपने मंत्रालय के हिसाब से जो आपके सेक्टर्स हैं वहाँ पर नए एवेन्यूज़ तलाशने शुरू करें। दुनिया बहुत बड़ी है और इस बड़ी इकोनॉमी को हम लोग बहुत आसानी के साथ ट्रेड में अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। और जिसका नतीजा था, जैसे टेक्सटाइल की बात करें, टेक्सटाइल ने अगले एक सप्ताह के अंदर 40 अलग अलग देशों का चयन कर लिया था कि जो हम यूएस को दे रहे थे उससे कहीं ज़्यादा इन 40 देशों में भेज सकते हैं, जो कि अनटैप्ड है। और वहाँ पर इसी प्रकार से हर मंत्रालय में काम करना शुरू किया गया और वहाँ पर आप देखें तो रिजल्ट आने भी खूब शुरू हो गए हैं। और अगर यूरोप के साथ ऐसे ट्रेड डील के बाद तो समझी जा सकती है बात कि आगे कितना बल्ले बल्ले रहे। अब आप देखिए कि यूरोपीय उर्सुला वॉन डेर ने जो है क्या बातें कही इस ईयू और भारत की डील के बारे में। उन्होंने कहा इससे जॉइंट मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, इससे एक सिक्योर सप्लाई चेन इस्टेब्लिश होगी। भारत के साथ काम करके वो एक ब्रॉडर सप्लाई चेन को जो है उसको सुरक्षित करना चाहती हैं, ये बात उन्होंने कही। भारत और यूरोप के बीच में एक मोबिलिटी एग्रीमेंट जैसा भी रूस के साथ हुआ है वैसा कुछ करने की भी बात की जा रही है कि हमारे यहाँ के स्किल्ड वर्कर्स वहाँ जाएं और वहाँ जाकर उनको रोजगार मिले, वो काम मिले। उर्सुला वॉन डेर ने कहा कि भारत हमें स्किल्स, सर्विसेज और स्केल देगा। फिर सुन लें, उन्होंने कहा भारत हमें स्किल्स, सर्विसेज और स्केल देगा, एक बड़े पैमाने पर देगा, और यूरोप भारत को कैपिटल और टेक्नोलॉजी देगा। अब जैसे इसके स्किल और स्केल की बात कर लें तो फिनटेक के मामले में यूरोप के कई देशों को भारत जितनी मदद कर सकता है
वो उनकी कल्पना से परे होता है। आपने देखा भी वही कैसे उनके दौरे जब यहाँ पे होते हैं तो जाके हैरान हो जाते हैं कि सब्जी वाला भी डिजिटल पेमेंट ले रहा है, यूपीआई ले रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि भारत उनको ऑफर करेगा, और भारत के लिहाज से वो एक बड़ा बाजार रहेगा। यूरोप के हिसाब से देखेंगे कि क्योंकि उनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अच्छे हैं, तो इन दोनों का जो मेल होगा ना, और वो मेल बड़ा ज़रूरी रहता है। तो उस लिहाज से भारत इसको बार बार इस बात को कह रहा है, भारत नहीं कह रहा है, दोनों तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि परस्पर एकदम नजर आ रहा है। अरे चाइना ने भी इस बार अभी जो 26 जनवरी पर जो संदेश लोग शुभकामनाएं भेजते ही हैं, लेकिन चीन की तरफ से, शी जिनपिंग की तरफ से, सीधे राष्ट्रपति की तरफ से जो शुभकामनाएं भारत के राष्ट्रपति को दी गई, उसमें कहा गया है कि भारत और चीन एक बहुत अच्छे पड़ोसी, बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छे पार्टनर हैं। मतलब वो ऐसा लगा कि जैसे भारत हमारे और उनके कोई इश्यूज थे ही नहीं कभी। ऐसी भाषा जो है शी जिनपिंग की तरफ से इस्तेमाल हुई है, और उन्होंने कहा है कि हाथी और ड्रैगन को साथ मिलकर एक लय में ही चलते हुए दोनों जो है अच्छे लगते हैं। चाइना के साथ भी कुछ मामला कुछ और बेहतरी की तरफ जा रहा है क्या? बहुत ज़्यादा उसमें होगा नहीं, क्योंकि नेचुरल एलाइज आप नहीं हो सकते। दोनों पड़ोसी देश और चाइना के अपने जो वैल्यूज़ हैं, जिस प्रकार का सोचने का तरीका है, जो डिक्टेटरशिप है, भारत एकदम से डेमोक्रेटिक सेटअप, तो नेचुरल एलाई नहीं हो सकते। लेकिन डिपेंडेंसी दोनों की एक दूसरे पे है, और हमें भी चाइना की बहुत मामले में ज़रूरत है, चीन को भी हमारे बहुत मामले में ज़रूरत है। तो उस लिहाज से ये रिश्ता इसी प्रकार से रहेगा कि जहाँ बहुत सारे जो डिस्प्यूट के इशूज़ हैं वो वहाँ रहेंगे, दूसरी तरफ बाकी जो सहयोग के रास्ते हैं वो भी चलते रहेंगे। डिस्प्यूट के जो मामले हैं वो सहयोग को ख़राब नहीं करेंगे, और सहयोग इतना नहीं हो सकता कि डिस्प्यूट ना रहे। यहाँ एक तस्वीर जो है खामेनेई साहब की भी लगी हुई है, आयतुल्लाह खामेनेई की। तो ईरान की भी बात कर लेते हैं। भारत सरकार की रीडिंग अभी ईरान यूएस इजराइल इशू की क्या है? क्या अभी जंग की आशंका जो है वो बनी हुई है? हम इस बात को लेकर कितना अलर्ट हैं? क्योंकि हमारे वहाँ जितने लोग थे, ज़्यादातर लोग जो वापस आना चाहते थे, या तो सरकार उनको ले आई है या वो लोग खुद जो है वो भारत वापस लौट चुके हैं। और आपने ये भी देखा था कि चाबहार पोर्ट जो भारत वहाँ पर उसका एक टर्मिनल ऑपरेट करने के लिए डील की हुई थी हमने चाबहार पोर्ट पर अपनी लाइबिलिटी, उस खबर आई कि $120 मिलियन शायद दे करके अपनी लाइबिलिटी चुका दी है। तो क्या अब चाबहार पोर्ट और भारत का रिश्ता खत्म हो गया? क्योंकि ईरान की तरफ से मैंने ये स्टेटमेंट भी देखा कि अभी भविष्य में दोनों देशों के बीच चाबहार को लेकर सहयोग की संभावनाएं हैं। हाँ, वो रिसेट होना होगा। अभी फिलहाल तो जो जितनी अनिश्चितता वहाँ पे है, और एकदम से ऐसा लग रहा है कि ट्रंप अब एकदम इस मूड में आ गए हैं, जिस पर जंगी बेड़े वहाँ पे घेरेबंदी कर ली गई है, और पिछले कई दिनों से लगातार थ्रेट भी कर रहे थे कि हाँ एक जहाज जा रहा है, जंगी बेड़ा जा रहा है, वो आ गया। और जिस प्रकार की घेरेबंदी की गई है, ये अंदेशा तो है कि वो देर सवेर इस काम को कर सकते हैं, हमला करेंगे ईरान पे। उसके बाद से फिर वहाँ पे क्या सेटअप होता है, किस तरह से चीज़ें बढ़ती है, भारत की सरकार वही बात अभी भी बता रही है कि बस हम क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, और जब नई परिस्थितियाँ होंगी उसके हिसाब से रिसेट करके आगे देखने की बात होगी। ईरान को भारत एक अपने पोटेंशियल साझेदार के तौर पर देखता है, और ऐसी कंडीशन में वहाँ पे ग्राउंड पे जो कुछ हो रहा है या अमेरिका जो कुछ करेगा, उन दोनों ही चीज़ों से भारत अछूता नहीं रह सकता, और लिमिटेड ऑप्शन में जो कुछ किया जा सकता था वो किया। आखिरी बात जो आपसे दर्शक जानना चाह रहे होंगे, अमेरिकी सरकार के साथ हमारा अभी इस वक्त का संपर्क किस स्तर पर है? उनके कुछ सांसद भी आए हुए थे अभी, उनकी भी मुलाकात वो आ रहे हैं, और अब उनके तरफ से अब गर्मजोशी ज़्यादा दिखाने की कोशिश की जा रही है। शायद उनको ये रियलाइजेशन हो गया है कि हमने ज़्यादा डैमेज कर दिया, और उनको ये उम्मीद नहीं थी कि भारत उनके प्रेशर के सामने इस प्रकार से अडिग नहीं रहेगा। उनको ये लग रहा था कि जिस प्रकार के प्रेशर डोनाल्ड ट्रंप बना रहे थे, शायद भारत उसमें झुका। अब ध्यान होगी जब पीएम मोदी ने जब इस बात को कहा था कि मेरे ऊपर हमले होंगे, इसका मुझे खामियाजा भुगतना पड़ेगा, लेकिन अपने एग्रीकल्चर और डेयरी को मैं नहीं खोल सकता, तो वो इसी तरह की चीज़ों को लेके था। लेकिन भारत उस दबाव में आने के बजाय इसने अपने अलग वेन्यूज़ खोलिए, इसका वो लोग आकलन ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे थे। अब उधर से गर्मजोशी ज़्यादा आ रही है, बट अभी भी ट्रेड को लेके वैसे ही बात बननी बाकी है। लेकिन जैसे कहावत है ना, सब्र का फल मीठा होता है। तो आप पिछला एक साल अब जरा याद कीजिए अपने दिमाग में, क्या 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 नहीं हुआ, क्या क्या नहीं कहा गया, किया गया। उसके बावजूद आज एक साल के बाद भारत कहीं बेहतर परिस्थिति में है जितना हम उस वक्त सोचते थे कि हम होंगे। तो आज इतना ही भारत की खबर में। देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका।